नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमपीएससी 8 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग को चैप्टर 4 पढ़ना है, संविधान व्यवस्था में राज्य, स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और आप हमारे चैनल इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संघ राज्य संबंध में राज्यपाल की भूमिका का अवलोकन करें। यानी कि संघ राज्य जो संबंध है हमारे देश में, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से यह बैलेंस बना के रखता है दोनों के बीच, और उसकी क्या अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं, क्या जिम्मेदारी होती है, इसको समझते हैं। भारतीय संविधान द्वारा राज्यपाल को दोहरी भूमिका सौंपी गई है। यह राज्य का प्रधान होता है और राज्य में संघीय सरकार का यह प्रतिनिधित्व भी करता है। संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत में एक ऐसा संघीय व्यवस्था स्थापित हो जिसमें सहयोगी संघीयवाद की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य में एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के जो लक्ष्य हैं ये प्राप्त किए जा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। तो यह एक तरह से संघीय व्यवस्था को दर्शाता है, जहां पर केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है या दोनों के मध्य एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। आइए समझते हैं हम लोग कि किस प्रकार के कार्य जो होते हैं राज्यपाल को सौंपे गए हैं केंद्र के द्वारा। संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद 256 और 257 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस दृष्टि में से केंद्र सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकती है कि इस प्रकार की नीतियां, इस प्रकार के कार्य करें। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों और संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जाता है। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित करती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इस प्रकार के निर्देश राज्यपाल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 257 और 256 के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो कार्यपालिकाओं को, राज्य की कार्यपालिकाओं को एक आवश्यक निर्देश देती है और यह निर्देश राज्यपाल के माध्यम से दिया जाता है। साथ ही केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कें यानी कि नेशनल जो हाईवे हैं और संचारी साधन जो हैं, जिस प्रकार संचार होता है, इसकी रक्षा का भार जो है राज्य को सौंपती है। और अनुच्छेद 258 के अंतर्गत या प्रशासनिक कार्य को भी, कुछ जो प्रशासनिक कार्य हैं वह राज्य सरकार को हस्तांतरित करती है। तो यह जो सभी कर्तव्य है राज्यपाल है वह देखता है कि सरकार की यह जो निर्देश और आदेश को दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, क्या राज्य सरकार ठीक ढंग से इसका पालन कर रही है या नहीं। अगर राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार द्वारा इन कार्यों को सही से पालन नहीं करता है तो यह राज्यपाल जो होता है वह राज्य मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है कि राष्ट्रपति के संवैधानिक संकट का रिपोर्ट, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट का रिपोर्ट दे सकता है। तो राज्यपाल की यह भूमिका होती है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसका यह देखभाल करता है। अगर यह पालन नहीं करती है राज्य सरकार तो वह केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट के अंतर्गत रिपोर्ट सौंपता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। वह अपनी ओर से सुझाव भी प्रस्तुत करता है, यानी कि राज्य जो प्रशासन है वही से ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका जो रिपोर्ट है राज्यपाल समय समय पर राष्ट्रपति को भेजता है। साथ ही अपना सुझाव भी व्यक्त करता है। पद ग्रहण करते समय राज्यपाल संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता है। इस दृष्टि से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये देखना होता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले समझा, जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति की इस प्रकार की रिपोर्ट वह अपने स्वविवेक के आधार पर भेजता है, यानी कि वह स्वतः ही अपना विवेक के आधार पर कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, परिस्थिति बिगड़ रही है, इस आधार पर वह रिपोर्ट भेजता है। इस संबंध में वह राज्य मंत्रिमंडल को परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है कि राज्यपाल का डिसीजन ऐसे किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को जो वहां प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंप देता है, उन सभी को केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व के रूप में
प्रतिनिधित्व के रूप में संपादित कर राज्य शासन का संचालन करता है राज्यपाल। तो जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग जाता है तो वहां पर केंद्र का शासन स्थापित हो जाता है और इस दौरान जो राज्यपाल होता है वह वहां पर शासन संभालता है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति शासन कार्य करता है। आगे है अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए जो विधेयक हैं राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित अपने पास रख लेता है। उदाहरण के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की जो शक्तियां संबंधित विधेयक होते हैं वह राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति करने हेतु सुरक्षित रख लेता है। इस संबंध में राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य करता है। तो जो भी राज्य विधानमंडल में जिस प्रकार के अलग अलग विधेयक पास होते हैं तो उस विधेयक की स्वीकृति के लिए राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु उसको सुरक्षित रख लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किंतु उसे कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। विरोधी दल यह आरोप लगाता है कि जो केंद्र शासन में जो दल है वह राज्यपाल का दुरुपयोग करती है राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि वह राज्य में जो सरकार है और उसका जो दल है उसको प्रभावित करने के लिए, साथ ही साथ उस सरकार को गिराने के लिए जो केंद्र सरकार की दल है वह राज्यपाल का दुरुपयोग करती है। तो इस प्रकार का विचार और इस प्रकार का आरोप केंद्र लगाता आया है। श्री इकबाल नारायण के शब्दों में उसे राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार को गिराने के लिए केंद्र के कथित षड्यंत्र के रूप में देखा गया है। तो यहाँ एक विचारक हैं जिनका मानना है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वह राज्यपाल का जो उपयोग है वह केंद्र में जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उसको गिराने के लिए इसका उपयोग करती थी। तो यहाँ पे आपने राज्यपाल की सभी भूमिकाओं को समझा, साथ ही साथ राज्यपाल के संबंधित सभी कार्यों को समझा। राज्यपाल के पास क्या अधिकार होता है, कितना यह महत्वपूर्ण पद है राज्य के लिए, साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाए रखने के लिए कितना यह महत्वपूर्ण पद है। आइए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की संघात्मक लक्षण को समझाइए। तो यहाँ पर हम लोग संघात्मक लक्षण को देखेंगे, फिर हम इसके बाद एकात्मक प्रकृति को देखेंगे कि भारतीय संविधान का कैसी एकात्मक प्रकृति भी होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं संघात्मक लक्षण की कि जो भारतीय संविधान है इसमें एक संघीय प्रवृत्ति है, यानी कि यहाँ पे केंद्र भी है और राज्य भी है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग संस्थाओं के होने के बावजूद भी भारत सरकार में भारतीय संविधान में एक संघ यानी कि एक तरह से जो आपस में साथ ही साथ चलने की प्रक्रिया है, एक संघ का निर्माण करती है। इसके क्या लक्षण है इसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो संविधान है हमारे भारत में वह सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान। इसको समझते हैं कि संघवाद की जो पहली शर्त होती है वह लिखित संविधान है, यानी कि हमारा जो संविधान है वह लिखित तौर पर है। चूंकि लिखित होने के संविधान की विशेषता यह होती है कि यहाँ साफ साफ जो कानून होते हैं वो लिखित होते हैं, यानी किसी प्रकार की यहाँ पे संभावनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर एक लिखित तौर पर संविधान शासन होने से सबकी अपनी अपनी निश्चित सीमाएं और शक्तियां होती हैं। तो यह एक तरह के संघ को दिखाता है। आगे है डाइसी के शब्दों में एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। संघीय राज्य में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब कोई चीज लिखी रहती है तो वहां पे मतभेद होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। साधारण कानूनों की तुलना में लिखित संविधान स्थायी होता है। संविधान के द्वारा सरकारों के संगठनों और कार्यों का कानूनी और संवैधानिक आधार तथा संघ और राज्य के संबंध क्षेत्राधिकार निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से जो अधिकार हैं संघ के और राज्य के साथ इनका जो क्षेत्र का जो अधिकार है वह निर्धारित कर दिया जाता है। तो यह प्रकृति होती है लेकिन संविधान की, यह इसकी विशेषता होती है। आगे समझते हैं अमेरिका संविधान की भांति भारतीय संविधान को सर्वोच्च घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंध सभी सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, साथ ही साथ किसी भी सरकार द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। अमेरिका का जो संविधान है वह अमेरिका में सर्वोच्च पद पर है, लेकिन उतना ऊंचा भारतीय संविधान भारत में नहीं है, लेकिन यह सर्वोच्च कानून के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर जो सभी सरकारें हैं वह भारतीय संविधान से ऊपर नहीं होती हैं और किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। अगला है
शक्तियों का वितरण, तो भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है या कनाडा के संघ से प्रेरित है। शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। आइए समझते हैं। पहला है संघ सूची, फिर दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं। इसमें मुख्यतः प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएं, विदेशी कार्य इत्यादि सभी विषय शामिल हैं। इस सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वह संसद को प्राप्त है। वहीं राज्य सूची है, इसमें 66 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें जो 4 विषय हैं इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिए गए। शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा और नापतोल, यह सभी अन्य विषय या सभी 4 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर लिए गए। इसमें जो प्रमुख विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, वह है पुलिस, न्याय, तेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें। यहाँ पर इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को ही होता है, बशर्ते संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित नहीं करती हूँ। यानी कि यह विषय अगर राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट ना हो तो ही राज्य इन पे कानून बना सकता है। अगला है समवर्ती सूची। मूल संविधान में इसमें 47 विषय शामिल किए गए हैं, किंतु 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें से जो 4 विषय इसमें अन्य शामिल कर लिए गए राज्य सूची से उठाकर। इसमें और एक नया विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भी इसमें जोड़ दिया गया। इसमें जो प्रमुख विषय हैं वो फौजदारी विधि, प्रक्रिया निवारण निरोध, विवाह विच्छेद इत्यादि सभी विषय इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला है स्वतंत्र न्यायालय। यहाँ पर भारतीय संविधान में संरक्षक के रूप में कार्य करने हेतु एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्यों में हाई कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है जो उन कानूनों को अवैधानिक घोषित कर देता है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं। यानी कि ऐसे कोई कानून, ऐसी कोई नीति अगर संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्माण की जाती है जो असंवैधानिक है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यह दोनों ही उस कानून को निषेध करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन विषयों को, कानून को निषेध करने का अधिकार रखते हैं। अगला है राज्यसभा। राज्यों का संसद उच्च सदन अर्थात राज्यसभा यानी कि राज्यों का सदन है और जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। तो हर राज्यों में एक राज्यसभा होती है जिसके अंतर्गत राज्यों का यह सदन होता है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और यह जो है जनसंख्या के आधार पर इसका निर्माण होता है। अगला है संशोधन प्रणाली। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रणाली है पूर्ण रूपेण संघीय प्रक्रिया का अनुरूप है। कुछ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प द्वारा स्वीकृत करना होता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो संविधान अनेक महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे संशोधन विधेयक होते हैं जिसमें अन्य राज्यों के विधानमंडलों से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अगला है भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति। आइए समझते हैं इसको कि किस प्रकार से भारतीय संविधान अनेक राज्य और केंद्र में बंटने के बावजूद इसमें कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कई सारे तत्व हैं जो एकात्मकता को दर्शाते हैं। पहला इसमें शक्तिशाली केंद्र। केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान के अनेक उपबंध हैं। संविधान देश में संघीय कार्यपालिका शक्ति की प्रधानता को स्थापित करता है। राज्य वित्त पर भी संघ का अत्यधिक नियंत्रण होता है, यानी कि जो केंद्र होता है वह सर्वोच्च शक्ति अपने अंदर रखता है। इसके अंतर्गत वित्तीय शक्तियाँ भी हैं और यह प्रधान के रूप में स्थापित होता है। केंद्रीय संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नाम बदल सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से जो केंद्र है या एकात्मकता को दिखाता है, यानी कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो केंद्र के पास होती है। केंद्र किसी भी राज्य की भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही साथ उनका नाम भी बदल सकता है। अगला है शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में, यानी कि जो संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण है वह केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है और यानी कि केंद्र का जो पलड़ा है वो शक्तियों के क्षेत्र में राज्यों से कंपैरिजन में ज़्यादा भारी है। संघ सूची में 97 विषय हैं जिस पर केंद्र एकमात्र इस पर अधिकार रखता है और इन विषयों पर कानून बना सकता है।
वहीं राज्य में केवल 66 विषय है। इतना ही नहीं, कई परिस्थितियों में राज्य सूची में विषयों पर केंद्रीय संसद कानून बना सकता है। यानी कि इतने विषय तो शामिल है, लेकिन राज्य सूची के इन अनेक विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। साथ ही साथ समवर्ती सूची में 47 विषय है। यद्यपि इन विषयों पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, फिर भी किसी भी प्रकार की विरोध की स्थिति में जो केंद्र का पक्ष है उसको मान्य किया जाएगा। विशिष्ट विषय में भी जो विशिष्ट विषय हैं, जो जरूरी और अन्य विषय हैं, इन पर भी केंद्र का ही अधिकार प्राप्त है, यानी केंद्र यानी संसद इन विषयों पर कानून बना सकती है। अगला है संकट काल में संविधान बिना संशोधन को एकात्मक रूप ग्रहण कर लेना। यानी कि आइए समझते हैं इसमें कि प्रायः जो संज्ञानात्मक संविधान है, इसमें एकात्मकता रूप देने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। लेकिन भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संशोधन किए बिना ही इसको एकात्मक रूप दिया जा सकता है। समझते हैं कैसे। अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जा सकती है। यानी कि राष्ट्र में किसी प्रकार के खतरा होने पर, आपातकाल आने पर इन तीनों अनुच्छेदों द्वारा राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू की गई आपात की स्थिति की घोषणा के अंतर्गत भारत में संघात्मक ढांचे को एकात्मकता रूप दिया जा सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है तो इसके अंतर्गत जो सारा शक्ति है वह केंद्र के हाथ में चली जाती है। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद को लागू करने से संघात्मक ढांचे को एकात्मक रूप दिया जा सकता है। यानी कि वहाँ राज्य के हाथ में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अधिकार नहीं रह जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा है, या केवल संबंधित राज्य सरकार पर या फिर राज्य सरकारों की समाप्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन का उपयोग से जो किसी के पार्टिकुलर राज्य में उस राज्य सरकार को समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एकात्मक शक्ति जो है केंद्र के हाथों में रहती है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट आने पर यहाँ पर जो राज्य सरकारों का अधिक व्यय है, जो राज्य सरकारों का व्यय है, इस पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जो राष्ट्रपति की ओर से आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्यों को स्वतंत्रता समाप्त कर दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार से वित्तीय आपात आने पर राज्यों का जो व्यय है इसको पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार केंद्र के पास वित्तीय शक्तियां भी शामिल हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति की ओर से अगर आपात की स्थिति की घोषणा होती है तो राज्य की स्वायत्तता अपने आप समाप्त हो जाती है। अगला है राज्यों को पृथक संविधान का अभाव। क्योंकि अमेरिका में जो अलग अलग स्टेट होते हैं वहाँ पर उन स्टेट का अपना अलग संविधान होता है। साथ ही साथ अमेरिका जो कि वहाँ पर एक राष्ट्र की भूमिका निभाता है, उसका अपना अलग संविधान होता है। तो वहाँ पर दो संविधान देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था भारत के अंतर्गत नहीं है। भारत में ऐसा कोई पृथक संविधान नहीं है। भारत में एक संविधान है जो दोनों पर लागू होता है, वह भारत पे और साथ ही साथ राज्य पर भी लागू होता है। इस प्रकार से यह संविधान व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू होता है, जिसमें केंद्र और राज्य की शासन की संरचना संबंधित होती है। केंद्र और राज्य के शासन की जो संरचना होती है इसके संबंध में संविधान में प्रावधान किए गए हैं, इसी को ही पालन करना होता है। अगला है एकल नागरिकता। चूंकि संविधान अमेरिका में अलग अलग संविधान होने से वहाँ पर दो नागरिकता पाई जाती है। वहाँ के नागरिक अमेरिका के भी नागरिक होते हैं, साथ ही साथ वहाँ का जो स्टेट होता है वहाँ के भी यह नागरिक होते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं पाई जाती। इस प्रकार से जो भारत है यहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे भारत में एक ही नागरिकता होता है, वह है भारत का नागरिक, तथा सबको सभी राज्यों के समानता का अधिकार प्राप्त होता है और संविधान की ओर से यह समानता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया जाता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। भारत में जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्यपाल राज्यों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यह एक निश्चित अवधि तक अपने पद पर होते हैं। राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, एक और वो राज्य को संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही साथ वह राज्य में केंद्र की अभिकर्ता यानी कि एक तरह से अभिव्यक्तकर्ता होता है, यानी कि प्रतिनिधित्व करता होता है। वह केंद्र और राज्य के प्रति विरोध की स्थिति में केंद्र को ही प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो राज्यपाल की भूमिका हमने पहले ही क्वेश्चन में इसके समझा, इस प्रकार से राज्यपाल की जो नियुक्ति करने का अधिकार और राष्ट्रपति यानी कि केंद्र के हाथों में होता है। राज्यपाल के पास इंपॉर्टेंट शक्तियां होती हैं। किसी भी स्थिति में, विरोध की स्थिति में
जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति को अपना पत्र सौंप देता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसको इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। शुभ दिन, धन्यवाद।